गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने पहले आपको बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और फिर हमने डिस्कशन किया था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। राइट, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया था। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोस्टली ये जो पैरामीटर्स आप और हम यूज़ करते हैं ये सब स्टेट फंक्शन है। इसके लिए हमने कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस भी लिखी थी। मैथमेटिकल कंडीशंस आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया था कि ये जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं इन पर डायरेक्टली कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ ये कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए कि ये कंडीशंस है। अगर कोई भी वेरिएबल इनमें से किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेट फंक्शन होगा। नाउ यहां पर अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस या फिर आप कह सकते हो कोई भी चेंज जो हम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पहला पार्ट ये जो प्रोसेस वर्ड यूज किया है, प्रोसेस की जगह यहां पर जो टर्म मैं यूज करना चाहूंगा वो है चेंज। इन दिस चैप्टर चेंज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो। फेज चेंज, फेज चेंज यानी सब्सटेंस या तो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में इस तरह से कुछ जा रहा है तो इसे हम कहते हैं फेज चेंज। और थर्ड टाइप ऑफ चेंज इज सिंपली चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, यानी इनमें से किसी पैरामीटर में हम चेंज कर रहे हैं, या तो प्रेशर में या टेम्परेचर में, वॉल्यूम में। ये 3 तरह के चेंजेस यहां पर होते हैं। तो यहां पर जैसे हम सभी ने सुना हुआ है, कभी कभी हम इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। मैं आपको बता दूं जो प्रोसेस वर्ड है वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी मैं इस तरह की टर्म्स बोलता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, मेनली वहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी हम बात कर रहे हैं। जनरली हम इनकी बात वहां पर करते हैं। तो जो प्रोसेस वर्ड है वो मेनली इसी से एसोसिएटेड है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस हम कर रहे हैं, फिजिक्स में आप पढ़ भी चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका क्या मीनिंग होगा? राइट, टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। ये तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन चेंज क्या होता है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट चेंज किस में हो रहा है? तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में, कि चेंज जो हो रहा है वो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहता है। राइट, या मैं कहूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो समझ में आ रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर चेंज क्या हो रहा है? प्रेशर और टेम्परेचर में। लेकिन अब सोचो, अगर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी एक क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हम ऐसा बोलेंगे कि सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस? नहीं बोलते। फिर हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ, केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या एक कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है और उस कंटेनर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या लगता है आपको, हम ऐसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है? नहीं बोलते। बस आप ये बोल सकते हो हाँ, केमिकल रिएक्शन हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है, जो डिस्कशन होता है, उसके अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनरली ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो इसके लिए करते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर आप यही बोलोगे केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वर्ड्स जो है आइसोथर्मल, मैं लिख देता हूं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक,
इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज, इसके अंदर आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर वेरीज, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंजेस। तो ये 3 कैटेगरीज है चेंज की, जिसमें से प्रोसेस मेनली वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ ये कोई रूल नहीं है कि आप ऐसा और कुछ नहीं कर सकते, बट जनरली हम इसी तरह से इनको यूज करते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन है चेंज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब भी हम कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, क्या ये केमिकल चेंज के लिए है या फेस चेंज के लिए है या फिर सिंपली चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना कोई फेस चेंज हो रहा है, बस सब्सटेंस जो है उसका प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो एक गैस हो चाहे मिक्सचर ऑफ गैस हो। अगर वो मिक्सचर है तो वो वैसा ही मिक्सचर रहेगा, बस उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा होगा। यानी यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन या फेस चेंज हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो कोई भी फॉर्मूला जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो फॉर्मूला इन सभी पर एप्लीकेबल होगा, या केमिकल चेंज पर एप्लीकेबल होगा, या फेस चेंज पर एप्लीकेबल होगा, या इस पर्टिकुलर कैटेगरी पर एप्लीकेबल होगा। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें हम कह देते हैं आइसोबारिक। एक और टर्म हम यूज करते हैं एडियाबेटिक Q0। कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है, नो हीट ट्रांसफर। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। याद रखना, मैंने हीट ट्रांसफर के लिए मना किया है, एनर्जी ट्रांसफर के लिए मना नहीं किया है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन आता है एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, तो कह सकते हो वर्क के फॉर्म में। कंटेनर में एडियाबेटिक पिस्टन लगा होगा, वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, और पिस्टन मूव करेगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन किसकी फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं। इन्हीं को आप प्रोसेस भी बोल सकते हो, इन्हीं को आप चेंज भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी अब हम चेंज कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो इसे आप कह सकते हो कि हाँ एक प्रोसेस हो रहा है। लेकिन इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और आता है। सपोज करो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक प्रोसेस हम कर रहे हैं जिसमें इनिशियल टेम्परेचर भी 300 है और फाइनल टेम्परेचर भी 300 ही है, तो क्या आप इस प्रोसेस को कह सकते हो कि आइसोथर्मल ही होगा? नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए थ्रू आउट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कभी भी किसी प्रोसेस को हमें डिफाइन करना है तो केवल ऐसा नहीं कि हाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट देख के, थ्रू आउट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो आइसोथर्मल है, थ्रू आउट अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो आइसोबारिक है, थ्रू आउट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो पूरा आइडिया होना चाहिए। एक इवन यूं एक स्टेटमेंट भी बोला जाता है, एक प्रोसेस को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसका पाथ पता होना चाहिए, मतलब किस तरह से चेंज हो रहा है। केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पता होने से आप प्रोसेस पर कमेंट नहीं कर सकते हो कि इनिशियल टेम्परेचर भी 300 है, फाइनल टेम्परेचर भी 300 है, तो प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल ही होगा। ये आप नहीं कह सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो चलिए जनरल टर्म्स हुई, और भी बहुत सारे टर्म्स प्रोसेस आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। लेकिन राइट नाउ जो अब हमारा डिस्कशन है यहाँ पर वो ये है कि जितने भी चेंजेस हम कर रहे हैं, जो भी चेंजेस हम यहाँ पर कर रहे हैं, इन सभी चेंजेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। यानी यहाँ पर अब हम एक और कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जितने भी ये चेंजेस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये सारे चेंजेस हम दो तरह से कर सकते हैं, रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली।
तो बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे यहां पर लिखा मैंने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बट हाँ उसमें सभी आ जाते हैं। केमिकल चेंज को भी हम रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली कर सकते हैं, फेस चेंज को भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो सभी को हम दो तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या मीनिंग है इनका, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का? नाउ ये दोनों टर्म्स मैं आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ये टर्म्स यूज होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही हम ये वर्ड बोलते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, नॉर्मली इनका एक मीनिंग होता है जो हम सभी जानते हैं। रिवर्सिबल ऐसा फील आता है जो रिवर्स हो जाए, और इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये मीनिंग इनका नहीं है, यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है। आपको अलग तरह से सोचना होगा। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो बात करेंगे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप इसको, प्रोसेस which is carried out very slowly, process which is carried out very slowly। अब ठीक है, एक टर्म तो समझ में वेरी स्लोली, लेकिन वेरी स्लोली कितना स्लोली, क्या मतलब क्या है इसका, उसको समझते हैं। तो लेट्स से एक कंटेनर है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके ऊपर बहुत ही फाइन सैंड रखी हुई, बहुत ही फाइन, जितनी फाइन आप इमेजिन कर सकते हो उतनी फाइन सैंड यहाँ पर रखी हुई है। अंदर कोई गैस मान लेते हैं जो कि भरी हुई है। अभी ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर जो है वो बराबर है, अंदर और बाहर का प्रेशर जो है वो बराबर है। अब यहां पर हमें इसमें कुछ चेंज करना है, कोई चेंज करना है। तो क्या किया मैंने, यहां से एक सैंड पार्टिकल को उठा के साइड में रख दिया, केवल एक, और वो भी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर एक और सैंड पार्टिकल उठा के रखा, फिर एक और सैंड पार्टिकल उठा के रख दिया। आफ्टर 1 ईयर, यानी तब तक मैं यही कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, वैसे ही लॉकडाउन नहीं। आफ्टर 1 ईयर हमने देखा कि ये जो पिस्टन है ना, यहां पर लेट से कुछ 1 मिलीमीटर शिफ्ट हो गया, 1 मिलीमीटर शिफ्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया है, ये जो प्रोसेस मैंने किया है, ये रिवर्सिबली नहीं किया है, ये रिवर्सिबली नहीं किया है, यानी ये वेरी स्लोली नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन आता है, सर और किसे स्लो करो कहोगे? 1 साल में तो आपने 1 मिलीमीटर शिफ्ट करवाया, इससे ज़्यादा स्लो क्या कर सकते हो? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ये वेरी स्लोली नहीं है। वेरी स्लोली का मतलब कुछ भी चेंज होने में इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए, तो वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबली कहलाएगा। मतलब इसको आप यूं भी कह सकते हो कि अगर आपने अपनी लाइफ टाइम में भी कुछ चेंज कर दिया, लाइफ टाइम में भी कुछ चेंज कर दिया, चाहे 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, 500 ईयर्स, तो भी वो प्रोसेस रिवर्सिबली नहीं होगा, वो इरिवर्सिबली होगा। मतलब वेरी स्लोली का मतलब कुछ भी चेंज होने में टाइम इनफाइनाइट लगना चाहिए। तो आप कह सकते हो, सर ये तो कैसे होगा, हम जो भी करेंगे वो तो हमारे लाइफ टाइम में ही करेंगे, हमारे लाइफ टाइम में ही करेंगे, तो यस, वो सारे प्रोसेस जो होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस कोई नहीं कर सकता। मैं, आप,
या कोई और या भगवान जो भी कर रहे हैं वो सब किसी न किसी टाइम में ही कर रहे हैं, फाइनाइट टाइम में ही कर रहे हैं। और अगर कोई भी चेंज हो रहा है मतलब वो फाइनाइट टाइम में हो रहा है, और अगर वो फाइनाइट टाइम में हो रहा है तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। रिवर्सिबल चेंजेस केवल ऑन बोर्ड हो सकते हैं, ऑन पेपर हो सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आप में या कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो प्रोसेस यूनिवर्स में हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं, और अगर हम देख रहे हैं तो ये सब जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर यानी सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, वेरी स्लोली वाला फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, it takes infinite time, it takes infinite time to show any change, it takes infinite time to show any change. Third point, it is hypothetical, it is hypothetical, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट, फिर से एक डाउट यहां पर आया, आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, यही चीज के मैंने स्टार्टिंग में मना किया था। मैंने आपसे कहा था कि रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि हाँ पहले ए से बी बन जाए वापस बी से ए बने तो रिवर्सिबल। मीनिंग बदल दो अपने माइंड में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। अब आपके माइंड में जैसे ही मैं बोलता हूँ रिवर्सिबल वर्ड मतलब कुछ भी चेंज होने में टाइम इनफाइनाइट लगेगा। रिवर्सिबल जैसे ही मैंने बोला माइंड में आना चाहिए वेरी स्लोली, रिवर्सिबल वेरी स्लोली, रिवर्सिबल वेरी स्लोली। ये जो लाइन है ना उसको बहुत बार बोलनी पड़ेगी तब जाके आपके माइंड में रिवर्सिबल का मीनिंग जो है वो बदलेगा। वेरी स्लोली बोलो या इनफाइनाइट टाइम बोलो, आगे जाना पीछे जाना, अभी मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो मैंने वर्ड का मीनिंग बताया रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब यही है कि हाँ जिसको होने में इनफाइनाइट टाइम लगे वो रिवर्सिबल, जिसको होने में फाइनाइट टाइम लगे वो सारे इरिवर्सिबल। आप और हम जो भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल है। याद रखना, ऐसा नहीं कि सर आप आगे आए और आप पीछे आ गए, सर ये तो आपने रिवर्सिबल प्रोसेस किया, नहीं किया। मैं आगे आया वो भी फाइनाइट टाइम में, पीछे गया वो भी फाइनाइट टाइम में, यानी ये भी प्रोसेस जो है वो क्या हुआ है, इरिवर्सिबल हुआ है। राइट, तो यहाँ पर लोकेश रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल तुम नहीं देख सकते जो कि रिवर्सिबल हो, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो फाइनाइट टाइम में कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल वर्ड को सुनो, तो इसीलिए उसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जितने भी चेंजेस आप और हम कर रहे हैं वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब फिर मत करना। होता क्या है, सब इरिवर्सिबल है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड से इरिवर्सिबल की जो डेफिनेशन है वो अभी भी वही है। जो इरिवर्सिबल की डेफिनेशन है वो वही है जो आप सोच रहे हो, जबकि वो डेफिनेशन मैंने बदल दी। रिवर्सिबल इनफाइनाइट टाइम, इरिवर्सिबल फाइनाइट टाइम, ये डेफिनेशन है यहाँ पर। श्रेयांश नालावार, केमिकल इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती, क्या उसकी डेफिनेशन ये बताई मैंने? वापस से जाके डेफिनेशन को पढ़ो, तो मैंने डेफिनेशन को बताया हुआ है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई हुई है। एक बार चलो फिर से मैं यहाँ पर उसको क्लियर कर दूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन जिनका एक्सटेंट 100% नहीं होता है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जिनका एक्सटेंट 100% होता है, ये डेफिनेशन है वहाँ पर। राइट, लेकिन वो अलग वर्ड्स हैं, कॉमन है, वहाँ पर उनका मीनिंग अलग है। वहाँ पर भी टर्म्स यही हो रही है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, बट वहाँ पर उसका मीनिंग अलग है, यहाँ पर मीनिंग अलग है। तो पहली चीज़ मैं फिर से ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि मैंने अब यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ये मीनिंग यूज़ किए तो अब जहाँ कहीं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड यूज़ हो रहा है आप सब जगह उनके मीनिंग बदलोगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स यानी इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट टाइम, इरिवर्सिबल मतलब फाइनाइट टाइम, ये इनके मीनिंग है। तो
अगेन फिर से कहूँगा, घर जाके ना 108 बार पहले इनको बोल लेना कि रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट टाइम, रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट टाइम, रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट टाइम, इरिवर्सिबल मतलब फाइनाइट टाइम, इरिवर्सिबल मतलब फाइनाइट टाइम। ये चीज़ को आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से डालना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इतने सालों से हमने एक मीनिंग सोचा हुआ है और वही मीनिंग आपके माइंड में है, तो वो सही नहीं है। फिर से यानी वापस इस पॉइंट पर आता हूँ, थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा है, रिवर्सिबल प्रोसेस आर हाइपोथेटिकल। जब भी अब कभी एक रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात करूं, आपके माइंड में एक कंटेनर वाली इमेज बननी चाहिए और उस कंटेनर वाली इमेज में एक पिस्टन होना चाहिए जिसमें बहुत ही फाइन सैंड रखी हुई हो और धीरे धीरे हम सैंड पार्टिकल हटा रहे हैं। ये एक इमेज बननी चाहिए कि हाँ ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है और इतना धीरे कि कुछ भी चेंज होने में टाइम इनफाइनाइट लग रहा है। नाउ इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के, कुछ और पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट्स हैं जो आगे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी प्रोसेस को रिवर्सिबली करना चाहते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स से मतलब जैसे अभी क्या हुआ, आपने एक सैंड पार्टिकल यहाँ से यहाँ यहाँ से हटा दिया, तो क्या हुआ, अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। ये जो प्रेशर डिफरेंस है यही क्या है, ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि उसी के कारण ये मूव कर रहा है। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है जिसे हम कह रहे हैं ड्राइविंग फोर्स, ये बहुत कम होना चाहिए। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, P एक्सटर्नल, ये P जो है वो P इंटरनल है, लेकिन यहाँ पर अब आप कह सकते हो कि सिस्टम के अंदर का कोई भी पैरामीटर अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसमें P इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है। हाँ, बाहर का अगर कोई पैरामीटर है तो उसके आगे आप क्या लिख दो, एक्सटर्नल। तो P इंटरनल प्लस माइनस dP, dP का मतलब ये होता है टेंड्स टू 0, यानी अंदर और बाहर के प्रेशर में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फोर्थ पॉइंट को पहले लैंग्वेज में लिखिए, फिर ये लाइन लिखना, ड्राइविंग फोर्स should be very small। वेरी स्मॉल की जगह एक टर्म हम और यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइटेसिमली। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब वो ये, वेरी स्मॉल मतलब टेंड्स टू 0, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल यानी बहुत कम। गायकवाड़, यस, अर्थ का जो बनना है वो भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, चाहे 500 साल लगे, चाहे मिलियन ईयर्स लगे, चाहे बिलियन ईयर्स लगे, अगर कुछ भी चीज फाइनाइट टाइम में हो रही है तो वो सब इरिवर्सिबल है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते जो आप कह रहे हो कि हाँ सर मैंने देखा है और ये रिवर्सिबल है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो भी आपने देखा है वो सब इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो सब फाइनाइट टाइम में हुए हैं। तो रिवर्सिबल आर जस्ट हाइपोथेटिकल, जिसको यूं समझ लो, आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती ना, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, दे आर हाइपोथेटिकल। हम बस डिस्कस करते हैं, उसी तरह से यहां पर भी हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। मोदी कुत्ता समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स शुड बी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। ये सैंड यहां रखी हुई है, कोई सब्सटेंस यहां पर है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब अंदर और
बाहर यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर है, यानी सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम पर है। अब आप ये बताओ, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, और अगर मैं एक सैंड पार्टिकल हटा देता हूँ, एक सैंड पार्टिकल अगर हटा देता हूँ और मैं आपसे पूछूं बताओ क्या चेंज होगा, तो आप कहोगे नहीं सर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही फाइन सैंड है तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब अभी भी सिस्टम जो है सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं तो ये जो सिस्टम होता है ये हमेशा सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हो जैसे राइट नाउ यहाँ का और यहाँ का प्रेशर जो है वो सेम है, तो वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। या यूँ कह सकते हो अगर डिफरेंस होना भी चाहिए तो वो बहुत ही कम, यानी वही टेंड्स टू जीरो का भी डिफरेंस है, तो भी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स exist, system and surroundings exist in the state of equilibrium throughout the process. System and surrounding exist in the state of equilibrium throughout the process. बड़ी अच्छी कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहे एक बार बोलूं, दो बार बोलूं या तीन बार बोलूं, बात वही रहेगी। और बात ये रहेगी कि पहली चीज़ तो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है कि आप ये क्यों स्टडी कर रहे हो, वो बात छोड़ दो, ठीक है, कि हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं। सेकंड थिंग मैं फिर से आपको बता दूं, यस रिवर्सिबल प्रोसेस आर हाइपोथेटिकल। अब इसका जो भी मतलब है वो आप आई थिंक इतने मैच्योर हो कि आप इसका मतलब निकाल सकते हो कि इसका क्या मीनिंग है। हाइपोथेटिकल मैं बोल चुका हूँ, फिर एक और स्टेटमेंट भी मैं बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता, नेचर के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल है। तो बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है। हाँ ये अलग बात है कि आपको दुख हो रहा होगा शायद, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर हमने तो सोचा था होते हैं, तो अभी जो आप के रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि नहीं सर कह दो एक बार तो कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकते हैं, बस आप एक बार ये बोल दो फिर शांति, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट ये जो आप सुनना चाहते हो वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसी पर फोकस करो, राइट, उसी पर फोकस करो। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है ना, आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से सोचते हैं। बहुत सारी आगे बातें बताऊंगा मैं आपको, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा जहां पर आपको लगेगा कि हाँ हम सोचते कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। एक एग्जांपल मैं पहले भी ले चुका हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर, उसका ले चुका हूँ एग्जांपल, जिसमें ऐसा लगता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है, लेकिन जैसा मैंने आपको उसमें भी बताया काइनेटिक एनर्जी बराबर है। आगे चल के ऐसी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये चैप्टर केवल केमिस्ट्री यानी फिजिकल में नहीं, केमिस्ट्री में भी आपको सोचने में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करेगा कि हम कैसे सोचते हैं, किस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सोचो अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर, आज हमारा 4th लेक्चर है और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, छोटी छोटी डेफिनेशन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जनरली आप थर्मोडायनिक्स पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ थर्मोडायनिक्स मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, या जनरली हम थर्मोडायनिक्स पढ़ते हो तो ऐसा लगता है वर्क डन कितना होगा वो बता दो, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी वो बता दो। नहीं, यहाँ पर वैसा
मतलब वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले इन वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये टर्म्स नहीं समझ में आएगी वो हमें नहीं क्लियर होगा। और वापस से मेरे इस लेक्चर को अभी सुन चुके हो, वापस से सुनिए, वो सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उनको अच्छी तरह से सोचिए। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पर मीनिंग क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस अलग चीज़ थी। इवन उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, लेकिन वो अलग चीज़ है। यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के मीनिंग अलग है। तो फिफ्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब अगर प्रेशर यहाँ पर जितना है ऑलमोस्ट यहाँ पर भी उतना ही है, तो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम होना चाहिए। या इसी चीज़ को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सैंड पार्टिकल अगर मैं उठा रहा हूँ तो एक चेंज में कर रहा हूँ, एक स्टेप कह सकते हो। फिर एक सैंड पार्टिकल उठाया, ये एक और स्टेप, फिर एक सैंड पार्टिकल उठाया, ये एक और स्टेप। एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जरूरी है कि हर एक स्टेप में जो चेंज होना चाहिए, हर एक स्टेप में जो चेंज होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम हमेशा मतलब इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल या टेंड्स टू जीरो। तो नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर लिखिए, चेंज इन प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप, चेंज इन प्रॉपर्टीज in each step change in properties in each step should be very small. स्नेहा दास, आऊंगा मैं इस पॉइंट पर, वेट करो। हर्ष चौहान, आऊंगा मैं अभी। रवि कुमार, बात समझ जाओ, वापस बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। कोई भी चीज़ जो यानी जो भी चेंजेस यूनिवर्स में हो रहे हैं, यूनिवर्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो सब इरिवर्सिबल है। जो भी तुम सोच पा रहे हो, तुम्हारे माइंड में कोई भी चेंज आता है, सब कह दो सब इरिवर्सिबल है। अगर खासकर वो चेंज तुम्हें लग रहा कि हाँ मैंने देखा है, पहले ये ऐसा था अभी ऐसा हो गया, सब इरिवर्सिबल है। तो चेंज इन प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप शुड बी वेरी स्मॉल। हर एक स्टेप में जो प्रॉपर्टीज में चेंज होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अब दो तीन लाइंस छोड़ के, एक पॉइंट अभी मैं यहां पर आपको और लिखवाऊंगा, 2-3 लाइंस छोड़ के फिर हेडिंग आपको डालनी है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट इस तरह से एक कंटेनर इमेजिन करो और उस कंटेनर पे सोचो कि इस तरह से कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं पिस्टन के ऊपर, और एक ब्लॉक को मैंने हटा दिया। जैसे ही एक ब्लॉक हटेगा कह सकते हो कि पिस्टन सडनली ऊपर की तरफ मूव करेगा, सडनली ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जो भी चेंज है वो फाइनाइट टाइम में हो जाएगा। फाइनाइट टाइम में होगा मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक छोटा सा एग्जांपल। बाकी हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है जो भी फाइनाइट टाइम में चेंज हो रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल है। तो पहला पॉइंट लिखिए, इट टेक्स फाइनाइट टाइम, इट टेक्स फाइनाइट टाइम to show any change, to show any change
Second point, it is practically possible. It is practically possible इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ये प्रैक्टिकली हो सकता है। देन थर्ड पॉइंट, अब यहां पर उसी से आप रिलेट कर सकते हो जो यहां पर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट था कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स टेंड्स टू जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी एप्रिशिएबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। जैसे ये टेंड्स टू जीरो था, यहाँ टेंड्स टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स शुड बी एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, उस सेंस में यहां पर इसका मीनिंग है एप्रिशिएबल। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी से हम लिख देते हैं, मतलब ये टेंड्स टू जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा केवल प्रेशर का डिफरेंस के थ्रू ही आप कर सकते हो, कोई प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस एप्रिशिएबल होना चाहिए, और एक रिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तो जो भी ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण हम चेंज कर रहे हैं वो यहाँ टेंड्स टू जीरो और वो यहाँ पर एप्रिशिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रिवर्सिबल में मैंने आपको लिखवाया था कि थ्रू आउट सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इनिशियली ये पिस्टन यहाँ पर था, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर था। अब जैसे ही हमने ये ब्लॉक हटाया, ब्लॉक हटाने के बाद पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आके रुक गए, कह सकते हो फिर से अंदर और बाहर का प्रेशर जो है वो बराबर हो गया, क्योंकि अब पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। लेकिन सोचो, जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ जा रहा था, क्यों मूव कर रहा था? क्योंकि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं था। यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेट में मैं बात करूँ इन बिटवीन, तो अंदर और बाहर का प्रेशर अलग था, इसीलिए पिस्टन और ऊपर गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ये पिस्टन मूव कर रहा है तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं है। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर था, प्रोसेस जब एंड हो गया तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो गया, लेकिन जब ये पिस्टन मूव कर रहा था तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं था। मतलब हम इसे ऐसे कहते हैं कि इनिशियली और फाइनली तो सिस्टम और सराउंडिंग्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बट थ्रू आउट इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, system and surroundings exist in the state of equilibrium at initial and final state only. At initial and
फाइनल स्टेट ओनली। अच्छा पॉइंट है, अच्छी तरह से याद रखना। केवल इनिशियली और फाइनली इक्विलिब्रियम रहता है, थ्रू आउट इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि थ्रू आउट जो है वो इक्विलिब्रियम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर फिर से आते हैं, जो वहां पर लिखा था उसी से रिलेटेड। यहां पर हमने कहा था कि हर एक स्टेप में प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा, तो यहां पर ऑब्वियसली हर एक स्टेप में जो चेंज होना चाहिए वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, कुछ एप्रिशिएबल होना चाहिए जिसे हम ऑब्जर्व कर सकें। तो लिखिए यहां पर चेंज इन प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप, इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, चेंज इन प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप should be appreciable न्यूक्लियस एजुकेशन चैंप्स। पहले मुझे बताओ, एक काम करो, तुम्हारे क्वेश्चन का अब तुम्हारी कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो, बताओ पहले तो कैसे जा रहे हो, फिर मैं आंसर दूंगा तुम्हारे क्वेश्चन का। टाइम टेकन टू ट्रेवल टू द एंड ऑफ यूनिवर्स इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? मोदित गुप्ता, स्टेप क्या है? एक ब्लॉक उठा रहे हो, ये एक स्टेप है, एक सैंड पार्टिकल उठा रहे हो, ये एक स्टेप है। अंदर और बाहर का प्रेशर, चलिए ये भी क्लियर कर देता हूं, एक डाउट आया। बाहर का प्रेशर में केवल ऐसा नहीं कि ये एयर का प्रेशर, ये ब्लॉक्स, ये पिस्टन भी अगर कुछ यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है तो पिस्टन का प्रेशर, ब्लॉक्स का प्रेशर, यहाँ कुछ एयर है तो उन सब का प्रेशर, ये सब ऐड होके ये किस में काउंट हो जाते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर में। ठीक है। नाउ अब एक और डिफरेंस की बात करते हैं। मैंने यहां पर 2-3 लाइंस भी आपसे छुड़वाई थी, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर अब एक पॉइंट आता है, जनरली हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और ये किस पर एप्लीकेबल होती है? तो यस, आंसर आता है आइडियल गैस पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी हम आइडियल गैस के लिए हमेशा यूज नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते वो बताता हूं। लेट्स से ये कंटेनर है, दोनों की साइज सेम है, इक्वल साइज के हैं दोनों, कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, यहां पर कोई गैस है, राइट नाउ कह सकता हूं उसका प्रेशर है लेट्स से 2 एटमॉस्फेयर, वॉल लगा हुआ है, प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। और अब हमने क्या किया, इस वॉल को ओपन कर दिया। एक तरह से कह सकते हो क्या होगा, वॉल ओपन किया, गैस यहां से यहां मूव करेगी, यहाँ लेट से इसका वॉल्यूम पहले V था, इसका भी V है, तो अब गैस जब एक्सपेंड होगी तो गैस का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, और गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर की जगह कंटेनर में कितना हो जाएगा? 1। इसको आप ऐसे भी कह सकते, इनिशियली वॉल्यूम V, फाइनली प्रेशर P निकालना है, और फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V, V और V 2V, तो यहाँ पर प्रेशर कितना आ जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन अब ये, क्या जैसे ही हम वॉल ओपन करेंगे, जैसे ही हमने वॉल ओपन किया, क्या यहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा? नहीं।
जैसे ही आप वॉल्व ओपन करोगे ये गैसेज यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर पहुँचेगी, यानी यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, 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 वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है ये जो 1 एटमॉस्फेयर हमने निकाला है ये कब का है, ये 1 एटमॉस्फेयर कब का प्रेशर है? तो यस फाइनली मतलब जब सब कुछ सेटल हो गया, या यूं कह दो जब सब कुछ यूनिफॉर्म हो गया, गैसेस पूरी तरह से, गैस जो है वो पूरी यूनिफॉर्मली इस कंटेनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब हो गया तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। अब एक तरह से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ यूनिफॉर्म सा हो गया, तब जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, यानी ये फाइनल प्रेशर है। जब अब कोई चेंज हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अब चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि हाँ किस सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया। तो मैं आपको बता दूं ये जो PV = nRT इक्वेशन है ये भी पता आप कब लगा पाते हो, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है। सोचो आप अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ प्रेशर कुछ और मैं आपसे कह दूँ PV = nRT इक्वेशन लगाओ, लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेशर यूनिफॉर्म ही नहीं है। यहाँ पर आप PV = nRT कब लगा सकते हो, जब सब कुछ यूनिफॉर्म सा हो जाए, सब जगह प्रेशर एक जैसा हो जाए। तो यहाँ पर ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेट है। ये इनिशियली जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, ये फाइनली जब वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया, तब आपने कौन सी इक्वेशन लगा दी, PV = nRT। तो कहने का मतलब ये है कि PV = nRT इक्वेशन आइडियल केस के लिए भी आप तभी लगा सकते हो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो, यानी यूनिफॉर्म हो, यानी कोई चेंज वहां पर नहीं हो रहा है, तभी आप PV = nRT इक्वेशन लगा सकते हो। तो पहले रिवर्सिबल में जो 2-3 लाइंस हमने छोड़ी थी वहां पर जाके आपको लिखना है। सिंस रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कह रहे हैं कि थ्रू आउट सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, तो थ्रू आउट आप PV = nRT इक्वेशन लगा सकते हो। तो लिखिए पहले पॉइंट, for an ideal gas PV = nRT equation can be used throughout the equilibrium. Throughout the process, PV = nRT equation can be used throughout the process. इरिवर्सिबल में लिखो, फॉर आइडियल गैस PV = nRT can be used at initial and final state only. At initial and final state only. मतलब थ्रू आउट यूज नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ ये तो आइडियल गैस के लिए हमने बात की, इसीलिए कि अगर नॉन आइडियल गैसेज है तो वंडर वॉल इक्वेशन के लिए भी स्टेटमेंट ही रहेगा। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में वंडर वॉल इक्वेशन आप थ्रू आउट यूज़ कर सकते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वंडर वॉल इक्वेशन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन लास्ट में दोनों के लिए कंबाइंड एक स्टेटमेंट में और लिखवा रहा हूं, नोट करके इसको लिखिए फिर से। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं,
जब भी आप कभी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो, जैसे ही रिवर्सिबल वर्ड यूज हो, ये कंटेनर जिसमें सैंड रखी हुई है, ये धीरे धीरे आप सैंड पार्टिकल हटा रहे हो, ये पिक्चर बननी चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस की जैसे ही बात हो, एक कंटेनर जिसमें इस तरह से आपको ब्लॉक्स दिखने चाहिए और आप ये सोचना ब्लॉक्स हटा रहे हैं, सडनली पिस्टन मूव करेगा, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये इमेज बननी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके माइंड में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के मीनिंग्स को बदलना होगा, तब जाके जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाओगे। नहीं तो होता है कि आपके माइंड में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ऑलरेडी कुछ मीनिंग होता है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते और उसके साथ इनको यूज़ करना चाहते हो, यानी उसको भी इंटैक्ट रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो भी याद रखें और ये सारे स्टेटमेंट भी उसी के साथ यूज़ करें, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है, इससे पहले आपको नहीं पता था। जीरो से स्टार्ट करना कि हाँ आपको नहीं पता रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, और फिर जो मैंने बताया है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा और कोई आपको राइट तो आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट मैं लिखवाना चाह रहा था आपसे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको इसी तरह का एक नोट लिखवाया था, याद है कहां पर? याद आ रहा है? यस, सराउंडिंग्स की डेफिनेशन के बाद मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया था। याद आया क्या? कि सराउंडिंग्स की साइज बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। राइट, याद आया? नाउ अब उसी पॉइंट को हम यहां पर रिलेट करेंगे, वही सीक्वेंस में चलेगा। और ये जो मैं नोट लिखवा रहा हूं ये आगे मैं कहीं और यूज करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब यहां पर वापस मैं आता हूं। एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने क्या कहा था कि हर एक स्टेप में जो चेंज होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, जो कि आप और हम शायद ऑब्जर्व ही ना कर पाए। जैसे एक सैंड पार्टिकल को हटाऊंगा तो आपको लगेगा सर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सैंड पार्टिकल बहुत छोटा था रिवर्सिबल के लिए। तो हर एक स्टेप में प्रॉपर्टीज में चेंज बहुत कम होना चाहिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सोचिए, इस रूम में एक हॉट कप ऑफ कॉफी रखा हुआ है, हॉट कप ऑफ कॉफी रखा हुआ है, मान ले तो उसका टेम्परेचर कुछ 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे हॉट कॉफी हीट लूज करेगी और उसका टेम्परेचर कम होगा, और सराउंडिंग्स की एयर जो है वो हीट गेन करेगी। राइट नाउ अब आप सोचो, हॉट कॉफ़ी का टेम्परेचर कह सकते हो थोड़ी देर के बाद अच्छा खासा कम हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के कुछ आसपास आ जाएगा। यानी हॉट कॉफ़ी के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए ये जो चेंज हुआ है अच्छा खासा चेंज हुआ है और फाइनाइट टाइम में चेंज हुआ है, तो हॉट कॉफ़ी के लिए आप कह सकते हो ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, क्योंकि फाइनाइट टाइम में अच्छा खासा चेंज होगा। लेकिन इसके कारण जो सराउंडिंग्स में चेंज हुआ, रूम के टेम्परेचर में कहते हैं चेंज, क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूम है वो बहुत बड़ा है, या सराउंडिंग्स जो हम कहते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये बहुत बड़ी है। तो हॉट कॉफी के कारण जो रूम में या जो सराउंडिंग्स में जो चेंज हुआ है वो तो बहुत ही कम हुआ है, शायद उसे हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है सिस्टम के लिए जो हम कह रहे हैं इरिवर्सिबल है, लेकिन वही प्रोसेस अगर आप सराउंडिंग्स के एंगल से देखोगे तो सराउंडिंग्स के, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत बड़ी है तो उसके लिए इसके कारण जो भी चेंज हुआ होगा वो बहुत कम होगा। तो फॉर सराउंडिंग्स इसी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रोसेस को आप कह सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक प्रोसेस जो है सिस्टम के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, सराउंडिंग्स के लिए तो, क्योंकि सराउंडिंग्स की साइज बहुत बड़ी होती है, सराउंडिंग्स के लिए तो सारे ही प्रोसेस जो होंगे
वो हम रिवर्सिबल मानते हैं क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी। हाँ, आप ऐसा कुछ कर दो, नहीं सर मैंने तो सराउंडिंग्स को है, इस रूम को पूरा इंसुलेट कर दिया, छोटा सा रूम था, अब यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आपने पूरा इंसुलेशन कुछ कर दिया है, तो सिस्टम में कुछ भी चेंज होने के कारण फिर सराउंडिंग्स में जो चेंज है वो भी अप्रिशिएबल हो सकता है, फिर हम उसे रिवर्सिबल नहीं मानेंगे। बट इन जनरल तो हम यही मानते हैं कि अगर एक हॉट कॉफ़ी हमारा सिस्टम है तो बाकी बचा हुआ पूरा यूनिवर्स इसके लिए सराउंडिंग्स है, और उसमें जो भी चेंज होगा वो बहुत कम होगा, तो वहाँ उसके लिए हम इस प्रोसेस को क्या मानेंगे, रिवर्सिबल। तो नोट करके एक और पॉइंट लिखे यहाँ पर, A process may be reversible or irreversible. A process may be reversible or irreversible for a system, but it is always considered to be reversible for surroundings due to its large size. Due to its large size. ठीक है, एक दो कमेंट आए, उसके रिप्लाई में मैं बोलना चाहता हूं। मैंने यहां पर एक सेंड रिवर्सिबल की जब मैंने बात की तब मैंने एक सेंड पार्टिकल यहां से हटाया था। सेंड पार्टिकल तो मैंने फाइनाइट टाइम में हटाया, लेकिन उसके कारण सर कोई चेंज नहीं हुआ। तो सेंड पार्टिकल तो मैंने फाइनाइट टाइम में हटाया, लेकिन उसके कारण जो चेंज हुआ नहीं हुआ, या हुआ भी तो बहुत ही कम हुआ, जो आप और हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को क्या बोला, रिवर्सिबल। तुमने सेंड पार्टिकल को फाइनाइट टाइम में उठाया, लेकिन उसके कारण जो चेंज हुआ वो बहुत ही कम है, देयरफॉर प्रोसेस इज रिवर्सिबल। सिमिलरली हॉट कॉफी ने हीट लूज की, हॉट कॉफी में अच्छा खासा चेंज हुआ है फाइनाइट टाइम में, सराउंडिंग्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। सराउंडिंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो डेफिनेशन को सही तरीके से सोचो। यहां पर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूं, एक सेंड पार्टिकल हटा रहा हूं, एक सेंड पार्टिकल को उठा के साइड में रखा, फाइनाइट टाइम में किया, लेकिन उसके कारण प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ है। हॉट कॉफी के लिए चेंज हुआ है फाइनाइट टाइम में, सराउंडिंग्स के लिए उस फाइनाइट टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए फॉर सराउंडिंग्स दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। शायद जो क्वेश्चन तुमने पूछा था मैंने उसी का आंसर दिया है। तो यहां पर ये याद रखना, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं और आपको ये पॉइंट्स एज इट इज याद रखने। नंबर्स पहले आप काउंट करोगे कि सर ने कितने पॉइंट्स लिखवाए। यहाँ पर सपोज करिए 6 और उसके बाद एक और पॉइंट था 7, यहाँ पर कुछ 6 या 7 पॉइंट्स है। पहले आप इन दोनों को याद रखोगे अच्छी तरह से। याद करने के बाद रजिस्टर बंद करो। रजिस्टर बंद करने के बाद फिर से इनको लिखो। मैं आपको बता दूं, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हुए हैं, ये सब एक ही चीज बात को कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका जो है वो अलग अलग है। आगे चल के डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम इनमें से कोई एक स्टेटमेंट यूज करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है वो हम वहां पर देखेंगे, जिससे समझना आसान हो। मैंने इतने सारे स्टेटमेंट क्यों लिखवाए यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है किसी जगह पर कोई ये वाला स्टेटमेंट यूज करने से जल्दी समझ में आता है, किसी जगह पर ये वाला स्टेटमेंट यूज करने से जल्दी समझ में आता है। तो ये हर स्टेटमेंट आगे कहीं ना कहीं यूज होने वाला है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इनमें जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ये आगे यूज़ होंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है अगर आपको ये नहीं याद है तो आगे जब मैं इसी तरह से कुछ और आपको समझा रहा हूँ और आपको जब मैं कहूँगा कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, अब आप सोच रहे हो पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट लिखवाया था। ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पर आज आपको क्या करना है, ये पहले इनको याद करो, रजिस्टर बंद करो। रजिस्टर बंद करने के बाद जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है ये सब आपको वापस एज इट इज़ लिखने हैं, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो छोड़ो यार ये तो नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं लिखें। ऐसा एक भी स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ जो यूज़लेस हो, उसका यूज़ है तभी मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। आगे मुझे उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सोचो यहाँ पर मैंने अभी आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया, जस्ट स्टेटमेंट्स में लिखवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनको आगे यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो एंट्रोपी यानी एंट्रोपी वर्ड जिसके थ्रू हम बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल होगा कौन सा नहीं होगा, ये एंट्रोपी वर्ड को समझने का बेस हम तैयार कर रहे हैं। इसका बेस हम तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हमें समझनी होगी। आप सोचो आप 10th तक आपने कभी भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, आप हीट एनर्जी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, कभी भी आपके सिलेबस में अभी तक एंट्रोपी वर्ड नहीं आया है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। नेचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें किससे पता चलता है? एंट्रोपी से पता चलता है। और अभी तक आपके सिलेबस में कभी भी ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एंट्रोपी वर्ड जो है उसको ऐसे ही नहीं समझ सकते कि हाँ चलो एंट्रोपी की ये डेफिनेशन लिखो, कुछ समझ में नहीं आएगा। उस एंट्रोपी को समझने का बेस हम तैयार कर रहे हैं। अगर मैं अभी डायरेक्ट एंट्रोपी पार्ट पर जंप कर दूंगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वहाँ पर मैं ये सारे स्टेटमेंट्स यूज़ करूँगा, तब हम एंट्रोपी को समझ पाएंगे। राइट? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सडनली हम नहीं समझ सकते, बेस तैयार करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये अलग है। तो भाई कोई क्या लिख रहा है? अग्रवाल जी 10th तक मजाक लगता है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बढ़ती, धीरे 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 आपको सब समझ में आता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, मैच्योर हो रहे हो आप धीरे धीरे, और सब स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। अभी भी कोई होमवर्क नहीं है, बस जो मैंने नोट्स आपको लिखवाए हैं वो अच्छी तरह से आपको याद करना है। थैंक यू।